अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम के बनावे सुनार बांग्ला में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनके चुनाव प्रचार करने पर 24 घंटे का प्रतिबंध लगाने के निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ कोलकाता में धरना दिया। ममता बनर्जी समेत अन्य विपक्षी दलों का आरोप है कि आयोग ने यह कार्रवाई भाजपा के इशारे पर की है, लेकिन ऐसा आरोप लगाते समय यह भी देखा जाना चाहिए था कि विपक्ष के नेताओं की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने भाजपा के भी कई नेताओं पर प्रतिबंध लगाया है। लेकिन अपने यहां इस तरह का चलन बढ़ता जा रहा है कि यदि कोई फैसला आपके खिलाफ है तो संवैधानिक संस्थानों की निष्पक्षता पर ही सवाल उठा दीजिए। भारतीय निर्वाचन आयोग की दुनिया भर में भले साख हो, लेकिन हमारे राजनीतिक दल उसकी इज्जत को उछालने का काम जी भर के करते हैं। खैर, आज के कार्यक्रम में ममता बनर्जी के धरने, निर्वाचन आयोग की ओर से भाजपा नेताओं पर की गई कार्रवाई और दार्जिलिंग में अमित शाह की जोरदार रैली की बात तो करेंगे ही, साथ ही यह भी बताएंगे कि बंगाल में दलितों को लुभाने के लिए भाजपा और टीएमसी कैसे कर रहे हैं प्रयास। शुरुआत करते हैं ममता के धरने से। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी उनके चुनाव प्रचार करने पर 24 घंटे के लिए पाबंदी लगाए जाने के निर्वाचन आयोग के कथित असंवैधानिक फैसले के विरोध में मंगलवार को शहर के बीचों बीच धरने पर बैठ गई। ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठकर करीब 11:40 पर कोलकाता में मायो सड़क पहुंची और उन्होंने परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के निकट बैठकर अपना धरना शुरू किया। इस दौरान तृणमूल के किसी नेता या समर्थक को उनके पास नहीं देखा गया। इस संबंध में सवाल किए जाने पर तृणमूल के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, प्रदर्शन स्थल के निकट किसी पार्टी नेता को जाने की अनुमति नहीं है, वह वहां अकेली बैठी है। ममता बनर्जी ने धरना स्थल पर बैठे बैठे कुछ पेंटिंग्स भी बनाई। उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के केंद्रीय बलों के खिलाफ बयानों और कथित धार्मिक प्रवृत्ति वाले एक बयान के कारण 24 घंटे तक उनके चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी है। इस फैसले की निंदा करते हुए ममता बनर्जी ने कहा था कि वह आयोग के असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक फैसले के खिलाफ धरना देंगी। बताया जा रहा है कि 24 घंटे की पाबंदी खत्म होने के बाद ममता बनर्जी मंगलवार रात 8 बजे के बाद बारासात और विधान नगर में 2 रैलियों को संबोधित करेंगी। इसके बाद वह बुधवार सुबह 10 बजे कूच बिहार भी जाएंगी। वो बार बार लोगों को उकसा करके चुनाव को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं, चुनाव कमीशन को टारगेट कर रहे हैं, ईवीएम को लूटने के लिए बोल रहे हैं, जो एंटी सोशल है उनको उतार दिए हैं, सेंट्रल फोर्स को अटैक कर रहे बार बार। उसका परिणाम वहाँ की इतने लोगों की जाने गई है। इसकी पूरी जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है और इसीलिए उनको चुनाव से अलग करना है। लेकिन दुर्भाग्य से चुनाव कमीशन का निर्णय न मानते हुए और रास्ता में उतर कर आंदोलन कर रही है, जो पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ आंदोलन कर रही है, जो संविधान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के साथ आंदोलन की है। मुझे लगता नहीं कि वो इस प्रकार कानून मानेंगे। एक मुख्यमंत्री को इस प्रकार शोभा नहीं देता है। आज धरना पर बैठेंगी वो, जिंदगी भर धरना बैठी है, आगे भी धरना बैठना पड़ेगा, उसका प्रैक्टिस करेंगे। उधर दार्जिलिंग में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी चुनावी सभा को संबोधित कर ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा। अमित शाह ने दार्जिलिंग के लोगों से वादा किया कि बंगाल में भाजपा सरकार बनने के बाद आंदोलन के जितने भी मुकदमे किसी भी गोरखा भाई पर हैं, सबके सब एक सप्ताह के अंदर वापस लेने का काम पार्टी करेगी। उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव हम सभी की एक प्रकार से परीक्षा है। दीदी और टीएमसी को मुंहतोड़ जवाब देना है। अब दीदी भाई, मैं देश का गृह मंत्री हूं, आपसे बात करने के लिए आया हूं। दीदी कहती है मैं बाहरी हूं। मैं बाहरी हूं भाई, मैं देश का वासी हूं या नहीं हूं? देश के प्रधानमंत्री को वो बाहरी कहती है। पीएम साहब बाहरी है क्या? अरे दीदी, बाहरी कौन है मैं बताता हूं आपको। आपका ज्ञान बहुत अल्प है। कौन बाहरी है मुझसे सुन लो। ये कम्युनिस्ट जो है ना, उनकी आइडियोलॉजी बाहरी है, चीन से और रसिया से लाए हैं। कांग्रेस की लीडरशिप बाहरी है, इटली से आई है, इटली से आई है। और
तृणमूल कांग्रेस वाले सुन लो, आपकी वोट बैंक बाहरी है, घुसपैठिए है, घुसपैठिए है। मैं तो इसी देश में जन्मा, इसी देश में जलकर मिट्टी में मिल जाऊंगा। मैं बाहरी कैसे हो सकता हूँ? मैं कैसे बाहरी हो सकता हूँ? दीदी, आप बंगाल की जनता को ज्यादा समय तक बहका नहीं सकती है। बंगाल की जनता जानती है कि बंगाल का मुख्यमंत्री इसी बंगाल का धरती पुत्र होने वाला है। आप क्या बाहरी भीतरी की बात करती हो दीदी? आप तो घुसपैठियों के आधार पर चलती हो। कोई बंगाल की अगर कोई एक पार्टी है तो मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के सपूत थे, उन्होंने स्थापना की थी। वो पार्टी मेरी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। दीदी को लगता है कि उनके खिलाफ चुनाव हम लड़ रहे, हर रोज मुझे गाली बोलती, अमित शाह इस्तीफा दे दे, अमित शाह इस्तीफा दे दे, अमित शाह इस्तीफा दे दे। मेरे जितना नाम बंगाल का बोली होती तो शायद चुनाव भी जीत सकता। मुझे बताओ भाइयों, माताओं, बहनों, मुझे इस्तीफा देना है कि आप कहो तो मैं दे दूं? जोर से बोलो, देना है, और जोर से बोलो, देना है। अरे दीदी सुन लो, बंगाल की जनता तो ना बोल रही है। जिस दिन बंगाल की जनता कहेगी मैं इस्तीफा दे दूंगा, आपको पूछने नहीं आऊंगा, ये बंगाल की जनता मेरी मालिक है, मालिक। मगर आप ऐसा मत सोचना आप बच जाओगी। 2 मई को बंगाल की जनता आपको इस्तीफा देने के लिए कहेगी, इस्तीफा तैयार रखना, 2 मई को देना है। ये चुनाव मेरे इस्तीफे का नहीं है दीदी, आपके इस्तीफे का चुनाव। आपको जाने के लिए कहे। मित्रों, दार्जिलिंग यही सटा हुआ है, चाय बागान, ये पूरे उत्तर बंगाल का संस्कार भी है, आमदनी का केंद्र भी है। मगर दीदी को चाय और चाय वाले दोनों से दुश्मनी है। चाय बागान वालों की मजदूरी नहीं बढ़ाती और चाय वाले के बेटे मोदी जी को गालियां बोलती है, दोनों से दुश्मनी। मगर आप चिंता मत करो चाय बागान वालों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही आपके श्रमिक वेतन को 350 रुपये तक बढ़ाने का काम भारतीय चाय बागान के अंदर 1000 करोड़ से आपके आवास भी बनाए जाएंगे, आपके लिए स्वास्थ्य केंद्र भी बनाए जाएंगे, आपके बच्चों के पढ़ने के लिए प्राथमिक शालाएं भी बनाई जाएंगी। दीदी को भले चाय बागान से दुश्मनी हो, हम तो चाय बागान के श्रमिकों को बहुत प्यार करते हैं। इतनी सारी माताएं बहनें दीदी यहाँ बैठी है, बच्ची पढ़ने जाती है तो फीस मांगते हैं ना फीस, कॉलेज में, एसएससी में। मैं आपको बता देता हूँ, भाजपा की सरकार बनने की बात में बच्चियों को केजी से पीजी तक पढ़ने की कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, कोई फीस। सारी माताएं बहनें बताइए, बस में आप बैठती है तो कंडक्टर टिकट काटता है ना, आपका काटता है ना, ट्रेन में टिकट लगती है ना, कलकत्ते जाओ तो मेट्रो में लगती है ना। 2 मई के बाद बंगाल में किसी माँ, बेटी, बहन को टिकट लेने की जरूरत नहीं है, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट यातायात करने की है। उधर निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष के एक बयान को लेकर उन्हें नोटिस भेजा है, जिसमें दिलीप घोष ने कथित रूप से कहा था कि शीतलकुची जैसी घटना की पुनरावृत्ति अनेक स्थानों पर होगी। उल्लेखनीय है कि कूच बिहार के शीतलकुची में केंद्रीय बलों की गोलीबारी में 4 लोग मारे गए थे। आयोग ने दिलीप घोष को
नोटिस का जवाब देने और इन टिप्पणियों पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए बुधवार सुबह तक का वक्त दिया है। निर्वाचन आयोग से दिलीप घोष की शिकायत तृणमूल कांग्रेस द्वारा की गई थी। नोटिस में दिलीप घोष की उस कथित टिप्पणी का जिक्र है जिसमें कहा गया था, यदि कोई अपनी सीमाओं को पार करेगा तो आपने देखा ही है कि शीतलकुची में क्या हुआ। शीतलकुची जैसी घटना कई स्थानों पर होगी। यही नहीं, निर्वाचन आयोग ने भाजपा नेता राहुल सिन्हा के चुनाव प्रचार करने पर भी 48 घंटे की रोक लगा दी है। राहुल सिन्हा ने कथित रूप से कहा था कि कूच बिहार जिले के शीतलकुची में केंद्रीय बलों को 4 लोगों की बजाय 8 लोगों की हत्या कर देनी चाहिए थी। निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुसार राहुल सिन्हा पर यह पाबंदी मंगलवार दोपहर 12 बजे से शुरू होगी और 15 अप्रैल को दोपहर 12 बजे तक बनी रहेगी। एक आदेश में कहा गया है कि आयोग भाजपा नेता राहुल सिन्हा के उपरोक्त बयानों की निंदा करता है और उन्हें आगे चुनाव आचार संहिता लागू रहने के दौरान सार्वजनिक रूप से ऐसे बयान नहीं देने की चेतावनी देता है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनाव के बीच तृणमूल कांग्रेस और भाजपा दलित समुदायों को लुभाने की भरपूर कोशिश कर रही हैं, क्योंकि ये समुदाय इस चुनावी लड़ाई में निर्णायक साबित हो सकते हैं। राज्य के मतदाताओं में से 23.5% दलित समुदाय से हैं और इनकी आबादी में से 25 से 30% मतदाता 294 सदस्यीय विधानसभा में करीब 100 से 110 सीटों में परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। बंगाल में जहां 34 वर्ष तक वाम दलों के शासन में चुनावी विमर्श पर वर्ग संघर्ष का साया रहा और अब तृणमूल कांग्रेस तथा भाजपा दोनों दलितों और अन्य पिछड़ा वर्गों के मत हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कूच बिहार और उत्तर बंगाल के अन्य सीमावर्ती जिलों में रहने वाले राजवंशियों तथा पूर्वी पाकिस्तान से आए मतुआ शरणार्थियों और उनके वंशजों का दक्षिण बंगाल में 30 से 40 सीटों पर प्रभाव है। वे पश्चिम बंगाल में 2 सबसे बड़े दलित समुदाय हैं जिन्हें लुभाने के लिए तृणमूल कांग्रेस और भाजपा दोनों लगे हुए हैं। दोनों दल दलितों और अन्य पिछड़ा वर्गों के अधिकारों की बात कर रहे हैं। राज्य में 68 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए तथा 16 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। तृणमूल कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही सत्ता में आने पर महिष्य, तेली, तामुल और साहा जैसे समुदायों को मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुसार ओबीसी की सूची में शामिल करने का वादा किया है। तृणमूल कांग्रेस ने जहां इस चुनाव में 89 दलित प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतुआ संप्रदाय के आध्यात्मिक गुरु हरिचंद ठाकुर के जन्म स्थान बांग्लादेश के ओराकांडी में एक प्रसिद्ध मंदिर का दौरा किया था। तृणमूल कांग्रेस के एक उम्मीदवार द्वारा कथित तौर पर दलितों की तुलना भिखारियों से करने का मुद्दा भी चुनाव में चर्चा का विषय बना हुआ है। भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की अधिकतर सुरक्षित सीटों पर विजय प्राप्त की थी, जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने अपनी नीति में बदलाव किया और सभी शरणार्थी कॉलोनियों को नियमित करके उनके भूमि अधिकार दिए और इसके साथ ही सीएए के क्रियान्वयन में देरी तथा संशय की स्थिति को भी भुनाने का प्रयास किया। प्रदेश भाजपा प्रमुख दिलीप घोष कहते हैं, भाजपा ने पिछड़ा वर्गों की आकांक्षाओं के बारे में बात करके उन्हें आवाज दी है। दलित इस चुनाव में निर्णायक कारक होंगे और हमारे पक्ष में मतदान करेंगे, लेकिन तृणमूल के नेता सौगत राय भाजपा के इस दावे को खारिज करते हैं कि उनकी पार्टी दलित अधिकारों के लिए लड़ रही है। उन्होंने कहा, भाजपा शासित प्रदेशों में दलितों के खिलाफ बढ़ते अपराध दिखाते हैं कि उसे उनकी कोई फिक्र नहीं है। बंगाल में वह दलितों को गुमराह कर रहे हैं।